आज मेरे साथ मौजूद हैं अमीर बालाज टीपू टीपू ट्रका वाले के बेटे। और इनके बारे में बातें तो बहुत सी मशहूर हैं। कुछ लोग इन्हें किस हवाले से जानते हैं, कुछ लोग इन्हें मासूम खूबसूरत सा लड़का, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, बदमाश हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है वो इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मेरा पहला इंटरव्यू है और मैं बड़ी मजबूरी की हालत में बड़ा तंग आके आपका इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं बाहर पड़ा था 2010 में। 2006-07 से हम लोग बाहर थे और मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा था, जिस पे 2010 में आके मुझे पता लगता है कि मेरे वालिद साहब को अपने टीवी पे देखते हैं हम लोग, मगरिब का टाइम होता है, कि वालिद साहब पे अटैक हो गया लाहौर एयरपोर्ट पे, जहाँ से हमारी ज़िंदगी का टोटली चेंज आता है। जिस पे बला, जिसको आप सब लोग जिस तरह कहते हैं, सुनता हूँ मैं भी और हैरान होता हूँ कि यार लोग कैसे कैसे बातें करते हैं। वो मेरी ज़िंदगी का एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट होता है। खबर मिली तो फिर क्या किया, क्या सोचा और क्या हुआ? खबर मिली, इट वाज सबसे पहले तो इट वाज लाइक दुनिया ख़त्म हो गई थी हमारे लिए। और फिर सडनली मुझे पाकिस्तान आना पड़ा वापस फैमिली के साथ। जब फैमिली के साथ वापस आए तो उसके बाद चूँकि ट्रांसपोर्ट का हमारा कारोबार था दादा के टाइम से, परदादा के टाइम से, इंडिया पाकिस्तान टाइम से पहले भी ट्रांसपोर्टर्स थे, उसके बाद से आज तक हम ट्रांसपोर्टर्स ही हैं। क्या कभी आपने ये सोचा था कि ऐसे में आप वापस आएंगे तो जब आप इस गद्दी पे बैठेंगे तो लोग आपको दुश्मनदार तो कहेंगे, सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी? तो मैं सबसे पहले एक तो गद्दी नहीं थी, ये उनकी अपनी बनाई हुई चीज़, ये गद्दी नहीं थी। तो एक बिजनेसमैन थे जिसको लेके चल रहे थे। अच्छे बुरे ज़िंदगी में टाइम आते हैं, वो भी देख रहे थे। उनके वालिद मर्डर हुए थे, वो अपने वालिद का कत्ल देख रहे थे, वालिद के दोस्तों का। तो मेरे वालिद पे अपने 4 अटैक्स हुए थे टोटल, जिसमें आखिरी अटैक में वो दुनिया से चले गए। आपके पास क्या ऑप्शन थी? आप वापस आए, क्या किया, कहाँ से आगाज़ किया, कौन लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो गए? सबसे पहले तो मेरे पास एक ऑप्शन थी कि हमारी फैमिली के पास हम यहाँ से सब कुछ ख़त्म करते, बेच के सब कुछ बाहर चले जाते। सोचा आपने? इस चीज़ पे सोचा गया था, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम था यहाँ से लेके ट्रांसपोर्ट का कारोबार, एक पुराना दादा परदादा के टाइम से, उसे छोड़ के यहाँ से वापस जाना, एक चीज़ को ख़त्म करना, प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करना, या जो इतनी हमारी शुरू से हैं आबाई चीज़ें, उनको कैसे जाया जा सकता है। उसकी वजह से फिर हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे थे बड़े सारे कि बेटा आप कारोबार करो, ना दुश्मनी में देखो ना कुछ करो। लेकिन ये गले पड़ गई। सोच तो आती होगी कि जिन्होंने परदादा को, दादा को, फिर वाले साहब को मार दिया, वो मुझे भी तो मार सकते हैं। डर तो लगता है। तो डरने की बात तो नहीं है, मार तो सकते हैं। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन कोशिश उन्होंने की, जैसे मेरे दादा को मर्डर के बाद मेरे बाबा को किया, बाबा के बाद मेरे पे एक अटैक, यानी जो लास्ट टाइम कौन किया, वहीद और वहीदियाँ को बुलाया मुझे मारने के लिए। तो कोशिश तो की, लेकिन कोशिश के साथ साथ शुरू से प्रेशराइज भी बहुत किया गया हमें, क्योंकि हम लोग शुरू से एक कानून का सहारा ले लेंगे। तो क्या कहते थे आप? फैमिली जो थी सारी, एक तो बैकग्राउंड था, फैमिली कल्चर हमारा पहलवानी से बिलोंग करते थे, दूसरा कुछ सारे पढ़े लिखे भी थे जो वो अपना कर रहे थे सारे, तो सब कारोबारी थे। तो लड़ाई झगड़े से हर बंदा भागता था। हम लोग इसलिए कानून की आड़ में लगे, कानून से सहारा लेते रहे कि कानून हमें इंसाफ दे। 2010 जनवरी आपके वालिद टीपू ट्रक्का वाले को एयरपोर्ट पे कत्ल कर दिया जाता है जी। कातिल कौन थे? पकड़े भी गए, सजा भी हुई, आखिर कातिल कौन थे? सर कातिल लाहौर के मरूफ पुराने एक गुंडे, जिन्हें आप कह लें कब्जा ग्रुप। पता किया जाए कि 28 सालों में कैसे बने, ठीक है। कहाँ से पैसा है उनके पास। वो लोग थे तीफी भट्ट, गोगी भट्ट वगैरह, ये सारी कम्युनिटी ग्रुप। तो कैसे ये कत्ल कैसे हुआ, प्लान कैसे हुआ, और एयरपोर्ट जैसी हसास जगह पे ये सारा कुछ कैसे मुमकिन हुआ? सर मैं तो काफ़ी छोटा था। जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह मेरे अब्बू के जो मामू हैं, जो इस मुकदमा के मुद्दई भी हैं, वो ज्वाइन करते थे, तो हम जो सुनते आए उसमें तो ये था कि इन लोगों ने प्री प्लान हमारी दुश्मनी चल रही थी, जिसको ये ओन नहीं करते थे। ये झूठ बोलते थे, झूठे कुरान कस्में देते थे। एयरपोर्ट जैसी जगह पे भी आकर इन्होंने अबू पे अटैक किया। तो आपके दादा कैसे कत्ल हुए? बिल्ला ट्रका वाले जो उनको 20वें गोलियां लगी और इधर घर के अंदर ही कत्ल हुए, वो क्या वाकया हुआ था? दादा का वाकया ऐसा हुआ था, कुछ एक टॉप 10 गैंग था, हनीफा बाबा वगैरह। उन्होंने इनकी अम्मा पर, इनके कहने पे, मेरे दादा को अपने घर के गेट पे, दादा फजर की नमाज़ पढ़ के बाहर बैठे हुए थे। और हमारा चूँकि आप ट्रांसपोर्ट की जगह जो थी सारी कच्चा रखना पड़ता था, उसको पानी शानी लगवाते थे, तो वहाँ बैठे हुए थे। ये लोग आए सुबह के टाइम, आके मर्डर कर गए। तो आखिर में आप लोगों के साथ आप लोगों की इतनी दुश्मनी कैसे है? ये जो तीफी और गोगी भट्ट ये ग्रुप है, आखिर में मसला क्या है इसके दरमियान, और क्या बात है कि इतने सालों में सुलह नहीं हो सकी? सर हमारी इनसे कोई खासी दुश्मनी थी ना, हम जानती थी। हमारी फैमिली शुरू से अपना काम करते थे, ट्रांसपोर्ट का इशू जो भी था, सारे अपने मामला थे, ज़िंदगी में लगे रहते थे। ये सिर्फ एक कहते हैं ना, अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ में आ गए।
कोई ऐसा मामला बना के इन लोगों के, इनको कोई रंज था, इनको कोई एक रिवेंज इनके जेहन में था, क्योंकि दादा मेरे उस टाइम के वेल नोन सोर्सेबल आदमी थे और आज भी लोग जानते हैं उनकी वजह से, बिला ट्रका वाला की वजह से। तो वो इनके ये कुछ मामला थे ज़िंदगी में, लोगों के डिस्टर्बेंस क्रिएट करते, हर्डल क्रिएट करते थे। तो एक दो दफ़ा ऐसा हुआ, दादा मेरे ने इनको मना किया कि यार ऐसे आप लोगों को तंग ना किया करो। इन्होंने रंज दिल में रखा है, लड़ तो सकते नहीं थे फ्रंट पे आके, क्योंकि दादा मेरे वही जैसे बता रहा हूँ सोर्सेबल थे, उनका पुलिस में और ताल्लुकात हर जगह थे, अच्छे ताल्लुकात थे। तो इसलिए इन्होंने फिर हनीफे बाबा जैसे टॉप 10 को यूज़ किया और मेरे दादा को मर्डर करवाया पहले, उससे पहले मेरे वालिद पे अटैक करवाया, फिर उसके बाद मेरे वालिद पे दोबारा 2003 में अवान अदल जैसी जगह पे, जिसे अवान अदल अपना कचहरी भी कहते हैं, वहाँ पर अटैक कराया। 10 बंदे ज़ख्मी हुए, जिसमें 5 शहीद हो गए और 5 बंदों में से एक अबू भी ज़ख्मी हुए। कितनी दफ़ा आपको ऐसा लगा कि अब मैं मारा जाऊँगा, अब मौत बिल्कुल मेरे सर पे आ गई है? लास्ट टाइम जब मुझे ये 2017 में जब मुझे जेल लगे जाया गया था, मेरे पे मुझे डिटेन किया गया था झूठे एक मामला बना के, मेरे पे झूठा FIR का और एक नाजायज़ पिस्टल का, मेरे पास इतने वेपन लाइसेंस्ड, तो मैंने एक पिस्टल का मेरे पर लाइसेंस बना के मुझे डिटेन किया गया और कोट लखपत जेल शिफ्ट किया जा रहा था। ठीक है। तो मुझे टिप थी थोड़ी सी, किसी ने अंदर से मुझे बताया था कि आपको वहाँ पर इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है कि आपके बाकी मुखालफिन उस जेल में, जिसमें मेरे वालिद का मर्डर, मेरे दादा के मर्डर सब उसी जेल में थे। तो वो तो मैंने उस मौके पे जब पहुंचा, मेरे एक अजीज़ हैं, अब्बू के कज़न भी हैं, बिलाल यासीन, फूड मिनिस्टर थे उस टाइम, तो मेरे छोटे भाई ने उनको कॉल करके मैंने उसी टाइम बताया कि मुझसे ये मसला है, मुझे इस बात की खबर है, तो मुझे मार दिया जाएगा जेल के अंदर। हाँ, मुझे जेल के अंदर प्री प्लान था वो। ठीक है। वो बाकायदा तौर पे प्री प्लान था कि मैं ऑलरेडी जेल से आया हूँ 2 दिन पहले छुट के झूठे मुकदमात में से, फिर मुझे दोबारा उठा के जेल भेजा जा रहा, क्यों? और कुछ बातें ऐसी थी बीच की, वो मैं क्या आपको बताऊँ। तो एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि जब आपने कहा कि मुझे अंदर लेके गए, तो लेके तो तफ्तीश चल रही थी या बातचीत चल रही थी? बिल्कुल। तो एकदम आपको पता चला कि गिरफ्तारी हो गई है? बिल्कुल। वो तो क्या हुआ था कि एक पुरानी फुटेज फायरिंग की चली टीवी पे, जी न्यूज़ पे, वो भी किसी सहाफ़ी ने चला दी, पुरानी कोई फुटेज थी किसी खुशी की, उस पर बाकायदा ये किया गया कि बलाज ने फायरिंग की। मुझे SP आदिल मेमन साहब थे और SP CIA तारिक मुस्तफ़ी साहब और CC पे लाहौर थे अमीन बेंस। ठीक है। इन्होंने मुझे संडे के दिन, 2 दिन बिल्कुल, मैं जुमे को छूटा था और सैटरडे संडे को मुझे दोबारा बुलाया गया कि आप SP ऑफिस आएँ लोअर माल। मैं चला गया वहाँ पर आदिल मेमन साहब मेरे सामने बैठे थे, तारिक मुस्तफ़ी साहब मेरे राइट साइड पे बैठे थे। तो मुझे कहते हैं कि बेटा ऊपर से प्रेशर है, बुलेट प्रूफ गाड़ी इनकी थी, उसमें डाल के मेरे मुंह पे नकाब डाल के, हाथ मुझे उल्टे पीछे बांध के एक जगह ले गए ठोकर पे CTD, वहाँ पर ले जाके मुझे बाकायदा तौर पे प्रेशराइज़ किया गया कि आप सुलह करें, आप क्यों नहीं कर रहे, आप गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं चल रहे, तीफी भट्ट वगैरह ग्रुप के साथ सुलह करें, तीफी भट्ट वगैरह के साथ सुलह करें। और चूँकि वो तीफी भट्ट मेरे वालिद साहब के मर्डर में शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी पंजाब में, उस दौर में क्लियर हो चुके थे, क्योंकि इनको वो पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। और उनका बाकायदा मेरे वालिद साहब का, आप मुझे ये बताएं कि एयरपोर्ट पे जो वेपन यूज़ हुआ था उसे चेंज कर दिया गया था, और IG हबीबुर रहमान साहब थे, तब तो मैं उनके पास गया इस मामले में, उन्होंने भी तब डिस्कस किया कि बताया कि जिस ऐसा, तो मेरा माइक बंद कर दिया गया था। अच्छा, ये वाक़या सुनाएंगे, ये फिर जब आपको लेके गए बख्तरबंद गाड़ी में जी, और वहाँ पे CTD उधर शिफ्ट किया, तो आपको पता चल गया कि मैं गिरफ्तार हो गया? कैसे हुआ? नहीं, तब तक मुझे गिरफ्तार नहीं, मुझे लेके जा रहे थे, मैं उनसे कंटिन्यूसली पूछा था कि यार आप मुझे मेरे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो, कि मैं कोई दहशतगर्द हूँ, कि मैं चोर हूँ, कि मैं डकैत हूँ, मेरे साथ आप क्या कर रहे हो, क्या जवाब आता था कि मैं क्रिमिनल हूँ, बस चुप कर जाओ, बस चुप कर जाओ। जो भी थे मुझे तो उनके चेहरे भी याद नहीं। लेकिन जब वहाँ पर गया, वहाँ पर जाके बैठा अंदर, एक बड़े अच्छे डिसेंट पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बुलाया और एक साथ एक और आए थे, उनके मुझे नाम याद है दोनों को, मैं लेकिन लेता नहीं। उन्होंने मुझे बिठाया, बड़े प्यार से बिठा के मेरे से बातचीत शुरू कर दी, मुझे खाना पूछा कि बेटा खाना खाओगे? मैंने कहा मेरी वालदा से मेरी बात करवा दें, वो परेशान हो रही होंगी कि आप मेरे साथ कर क्या रहे हैं। इतनी ही देर में मेरे पीछे टेलीविज़न लगा हुआ था, तो मैं उसके ऊपर अपना नाम सुनने लगा, तो मैं पीछे मुड़ के देखा तो बाकायदा तौर पर उस पर आ रहा था, नीचे टिकर चल रहा था और ऊपर न्यूज़ आ रही थी कि बलाज टीपू एक मुकदमे में गिरफ्तार। तो मैंने कहा सर ये क्या है? तो मुझे उनकी लिटरली उनके अल्फाज से, बेटा तो सुलह क्यों नहीं कर लेता? आपको टीवी से पता चला कि मेरी गिरफ्तारी हो गई। तो मैंने कहा सर ये क्या है? कहते हैं बस तुम्हें गिरफ्तार कर लिया और तुम्हें सुबह जेल दोबारा भेज दिया जाएगा। खैर रात मुझे लॉकअप में रखते हैं, लॉकअप में रखने के बाद मुझे सुबह ले जाया जा रहा था और मुझे तब तक कुछ भी नहीं पता होता कि मुझे किस चीज़ में गिरफ्तार किया गया है। मैं कोर्ट में पहुँचता हूँ, छोटे भाई को कॉल करता हूँ, बताता हूँ कि यार इस तरह सामान, तो मुझे कहता है कि तुम्हें डिटेन कर दिया गया। छोटा भाई, मैंने कहा यार वो क्या होता है?
कहता कि यार वो गुंडा एक्ट है कोई, उसमें तुम्हें बंद कर दिया गया, तुम्हारे पे कोई केसेस बना के कि इसको नज़रबंद कर रहे हैं। नज़रबंद करके फिर वही वाला वाक़या जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कोट लखपत जेल प्री प्लान ले जाया गया, तो जिस पे रात को 1:30 बजे आके मेरे शो डालने पर और मेरे जो अजीज़ हैं बिलाल यासीन साहब, उनके कहने पर रात को मुझे दोबारा कैंप जेल शिफ्ट किया गया, जबकि मेरे साथ जो दीगर साथी थे उन्हें कैंप ले गए और मुझे कोट लखपत ले गए। तो उस रात अगर आपको पता ना चलता कि आपको ये मारने का प्लान, आपके साथ बात भी ना कर रहा था। कभी ऐसा भी हुआ ज़िंदगी में कि आप बिल्कुल मायूस हो गए हो और आपने कहा यार ये क्या हो रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है? मेरे वालिद का जो वेपन एयरपोर्ट पर यूज़ हुआ था वो चेंज कर दिया गया। ठीक है। जिसको चेंज करने के बाद मुझे पता लगने के बाद मैं अपने हर फॉरम पे मैं गया, हर किसी को जाके मैंने कहा। एट लास्ट मैं पहुंचा, IG हबीबुर रहमान साहब थे, उन्हें मिलने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो ना मिले। और मेरे वालिद साहब के पर्सनली दोस्त भी रहे हैं, वो फिर भी ना मिले। जिसके बाद मैं खुली कचहरी में जाके पेश हुआ। किसकी खुली कचहरी? IG हबीबुर रहमान साहब की पेश हुआ और जाके अंदर बैठ गया उनके रूम, वो एक हॉल सा था अंदर, तो माइक वगैरह लगे हुए थे, वहाँ पर मुझे बैठा दिया गया। सबकी बारी आई, मेरी बारी आई तो मुझे देखने के बाद मेरा माइक बंद कर दिया गया। अच्छा। और मेरे साथ जो दूसरे एक अब्बू के दोस्त थे, उन्होंने कहा गया कि आप सबको जाने दो, फिर अंदर आके हमारे साथ बात करो। सामने इनका ऑफिस भी है कमरे का, IG साहब का बिल्कुल सामने। मुझे अंदर ले जाया गया, मुझे वहाँ ले जाके मैंने उन्हें बताया कि ऐसा मेरे वालिद साहब का जो पिस्टल है वो चेंज हो गया, इसकी वजह से जो अब्बू का एक्चुअल मर्डर है जो एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हुआ था वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी भाग जाएगा, कल को वो भी निकल जाएगा, तो मैं तो फिर हमारी दुश्मनी वहीं की वहीं रह जाएगी और हमें तो इंसाफ नहीं मिलेगा। जिस पे उनका जवाब था कि बेटा हम बेबस। IG पंजाब का जी जवाब था कि हम बेबस। फिर आपके ज़हन में क्या है? तभी उन्होंने इंकशाफ किया कि जो किया जा रहा है ये ऊपर से कहा जा रहा है और हमारी मजबूरी है करनी। मैं रोता हुआ वापस आ गया। उस वक्त बड़े मायूस हुए? मैंने इस बड़ी तो कोई बात नहीं कि दिल टूट चुका था और बड़ी तकलीफ में था और घर वापस आ गया। क्या आपने या आपके वालिद साहब ने या आपके दादाबू ने लोगों की ज़मीनों पे कब्जे किए? 1 इंच कब्जा कुछ साबित कर दे। मेरे इसी प्रॉपर्टी में भी अभी भी अब्रॉय ट्रेवल्स वाले हमसाए हैं, मेरे नेबर्स हैं मेरे, उनसे पूछें और दीगर यहाँ के रहने वाले लोगों से पूछें, 1 इंच भी ज़मीन कब्जा कुछ साबित कर। कितनी सिक्योरिटी रखते हैं साहब? मेरे साथ सिक्योरिटी तो पहले बिल्कुल मैं इस चीज़ से लाघर हो गया हुआ था, देखता नहीं था क्योंकि शुरू में मामला थे, लेकिन जब आहिस्ता मैं वक्त के साथ देखता है कि मैं चूँकि वालिद की पैरवाई कर रहा था केस की, मैं और मेरे अब्बू के जो मामू हैं, तो फिर सिक्योरिटी हमारी बढ़ते 10 से 20 बंदे एक्चुअली एट अ टाइम साथ रखने पड़ते हैं। तो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, घर में रहते हैं? आजकल तो दरबदर हूँ। घर पे नहीं रहते? घर पे नहीं रहता। क्यों? कुछ हालात ऐसे बने हुए हैं कि हमें कब्ज़ा माफिया के लिस्ट में, और दूसरी मायूसी वाली बात ये है जी कि हालात ऐसे बने हुए हैं कि हमें कब्ज़ा माफिया के लिस्ट में, गुंडों की लिस्ट में शामिल किया गया है। कत्ल हमारे हुए, नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई, इंसाफ हमें नहीं मिला और आज हम कब्ज़ा माफिया भी हैं, आज हम बदमाश भी हैं। बदमाश के लफ्ज़ी मायने किसी ने कभी बताएं? बदमाश, जिसका माश बद हो। मुझे मेरा एक तो माश बद बताया जाए, अगर मैं ड्रग पेडलिंग में हूँ, अगर मैं जुआ करवाता हूँ या खेलता हूँ, या उसके बाद अगर मैं कब्ज़ा करता हूँ, मुझे कोई भी इन 3 चीज़ों में से एक साबित की जाए। अगर सिक्योरिटी तो मेरा एक हक बनता है, ये तो सुन्नत भी, आप सिक्योरिटी अपना खुद आपको सिक्योर करना चाहिए अपने आप को हर तरह से, लेकिन आजकल की जो हमारे आजकल के जितने अफसरान हैं वो इस चीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं। जबकि जो एक्चुअल कब्ज़ा माफियाज हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान बने हुए आज, किसी ने कभी उनको पूछा जाके, किसी की इतनी जुर्रत है? अगर आपके अपने बस में हो कि ज़िंदगी इस तरह से गुजारी जाए, तो क्या चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ना हो दोबारा? मेरे बस में तो सबसे पहले फ़ारूक भाई मैं एक सिंपल सी सादा ज़िंदगी गुजारना चाहूँगा, एक आम इंसान की तरह। मेरा भी दिल करता है मैं मेरे माशाल्लाह 2 छोटे बेटे हैं, उनके साथ घूमूँ, उनके साथ बाहर जाऊँ, बाहर आऊँ। मेरा भी दिल करता है मैं भी जाके किसी और एरिया में सेटल होकर अच्छी लाइफ, बड़े घरों में शाहाना ज़िंदगी गुजारूँ। मेरा कभी भी दिल नहीं करता मैं इस तरह एक जगह पे मेरा भी दिल करता है मेरे बच्चे बाहर जाके पढ़ें, अच्छी स्कूलिंग हासिल करें, लेकिन मजबूरी हालातों की वजह से मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं ना चाहूँगा तो ये दुश्मनी। बाप दादा को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने आने वाले नस्लों को कभी दे के भी नहीं जाऊँगा। तो क्या वो एक हथकड़ी वाला मामला हुआ था, किसी ने फ़ोन किया कि हथकड़ी उल्टी लगाओ, आपको पता चला और आपने, सारा मामला क्या था? वो मामला ये हुआ था कि इसी वाक़े में जब मुझे ले जाया जा रहा था यहाँ से, जो मैंने लास्ट आपको वाक़या बताया कि जिसमें जब मुझे दोबारा से पकड़ के नज़रबंद किया जा रहा था, तो कमरे में खामोशी थी, टेलीफोन पे आवाज़ आती है,
आवाज़ मैं पहचान गया था किसी सीनियर ऑफिसर की थी, लेकिन मैं लेता नहीं क्योंकि उन्हें मैं पहले भी मिला हुआ था तो आवाज़ मैं पहचान चुका था। तो बाकायदा तौर पे मुझे उन्हें कहा जाता है कि इसको उल्टी हथकड़ी लगाओ, इसके मुंह पे नकाब डालो और इसको डराओ जितना डर सकता है। उल्टी हथकड़ी क्यों? ये मेरी समझ से बाहर था। टाइट होती है ज़्यादा? एक हैंडकफ तो ऐसे लगती है और एक शायद पीछे लगाने का मकसद ये था कि मेरी समझ में नहीं आया, अजियत देना या कुछ इस तरह के बाद। बल्कि उसके बाद जब मुझे नज़रबंद किया गया मेरे पे तब बड़ा, यानी कि उससे कुछ देर पहले भी मैं जेल काट के आ रहा था, जेल का बड़ा बुरा टाइम एक्सपीरियंस काट के आ रहा था, लेकिन जो दूसरी दफ़ा ले जाएगा वो तो बाकायदा तौर पे ऐसे था कि रिवेंज लिया जा रहा है। तो जेल में जब थे तो क्या सोचते थे? रात की तन्हाई, अकेले, लाइट भी ऑफ होती थी, क्या सोचते थे? बुक्स पढ़ रहा था उन दिनों में ज़्यादा, मेरी उर्दू काफ़ी इंप्रूव हो गई थी, हालांकि मुझे उर्दू इतनी नहीं पढ़नी आती थी, और अखबार पढ़ता रहता था और बस ये सोचता था कि मैंने किसी का क्या बुरा किया जो मेरे साथ ही करा। तन्हाई का साथी कौन था वहाँ? एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे आगे होता था, उसके साथ बस गप्पे लगाता रहता था। मेरी वार्ड का सिक्योरिटी गार्ड था, उससे गप्पे लगाता था, कुछ नमाज वगैरह पढ़ के या कुरान शरीफ पढ़ के टाइम गुजार लेता था और यहाँ बुक्स पढ़ लेता था। जो नए लोग हैं, नौजवान हैं, वो तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी गाड़ियाँ, आपका प्रोटोकॉल देख के बड़े मुतासिर होते हैं। उनके लिए मैसेज क्या है? उनके लिए बस एक मैसेज है कि अल्लाह से हिदायत मांगे और ऐसी बेवकूफ़ी में इन चीज़ों को देख के कभी इम्प्रेस मत होना, इन चीज़ों को कभी देख के कोई इम्प्रेस ना हो, ये बड़ी तकलीफ दें हैं। आपने मजबूरी से रखी हुई है सारी? बिल्कुल मेरी मजबूरी से। अगर आज आपकी ज़िंदगी में सब सेट हो जाए, सारा कुछ छोड़ देंगे? सिक्योरिटी छोड़ूंगा तो नहीं, कुछ हद तक सिक्योरिटी तो रखूंगा, क्योंकि एक मामला है ज़िंदगी इस तरह से गुजर के आने के बाद आप एकदम से इन चीज़ों बैक ऑफ करें तो वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है आपके लिए। लेकिन आप चाहते नहीं? चाहता नहीं, चाह कोई भी नहीं चाहता। या तो वो बंदा चाहता है जिसको शौक है दिखावे का, मुझे दिखावे का शौक नहीं, मेरी मजबूरी है, मेरी वाकई मजबूरी है और हर बंदे को पता है मेरी मजबूरी है। वालिद साहब की कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो या जो आपको नसीहत करते हो? वालिद साहब एक नसीहत करते हैं कि बेटा, एक मिसाल बताते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा हर उस बच्चे को, हर उस देखने वाले को या हर उस बंदे को जो इस चीज़ को फैसिनेट करता है कि यार इस चीज़ में कुछ नहीं रखा। ये जो ख़वातीन होती हैं तो बड़ी सेंसिटिव होती हैं। आपके ख़ानदान ने इतने कत्ल देखे हैं, खुद 3 नस्लें कत्ल हुई हैं, तो उनके ऊपर क्या गुजरती है या वो क्या नसीहत करती हैं, वो क्या चाहते हैं? शायद उन्हीं को देखने के बाद उनकी तकलीफ़ मुझे जैसे अपनी वालदा याद है, वालदा की तकलीफ़ जो उन दिनों में थी वो याद है। वो देखने के बाद ही मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला कभी किसी को इन दुश्मनियों में न डाले। तो आपने जो इन दुश्मनियों जो पीछे थी आपकी, जैसा सोहेल शौकत भट्ट थे, इसरार भट्ट थे, आपकी ये सुलह हुई, वो जो सुलह थी उसके पीछे क्या वजूहत थी? उस सुलह के पीछे फ़र्स्ट ऑफ ऑल वजूहत ये थी कि वो बाबर भाई की एक फैमिली की उनसे दुश्मनी चल रही थी और हमारे साथ उनकी शुरू पुरानी नातफाकी हो चुकी हुई थी, जिसको हमने ख़त्म कर दिया विद द टाइम, क्योंकि इस चीज़ को प्रोलॉन्ग, मेरी डायरेक्टली उनसे भी कोई लड़ाई नहीं थी। वो तो एक हमारा घर था, वो तो मेरे दादा के बेस्ट बडी थे जिनको बीला बलवान भी कहते थे, अकरम उर्फ बीला बलवान, वो सोहेल शौकत के वालिद अंकल शौकत, वो ये मेरे दादा के ग्रुप था। चौधरी अलियास गोजरे वाला भी गोजरे वाला वो, और शेख असगर, शेख असगर के जो वालिद वो, ये एक उस टाइम का ग्रुप था मेरे दादा का दोस्तों का। इनमें तो कहीं पे नातफाकी हो गई? नहीं, इनमें नातफाकी नहीं हुई थी। इनकी दादा की डेथ के बाद कुछ इश्यूज ऐसे बने थे, उसकी वजह से एक मामला ख़राब हो गए थे थोड़े से, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि क्लियर हो गई थी विद द टाइम। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेनी चाहिए विद टाइम, विद इमीडिएट टाइम, बिल्कुल। उनको लंबा नहीं लेके जाना चाहिए। कोई एक ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंचे, यार आपके दिल की बात है लेकिन कह नहीं पाए, आज कह दें? बातें तो बहुत हैं फरूख भाई, लेकिन एक सर्टन बात जो रिसेंटली मैं देख रहा हूँ और बड़ी तकलीफ़ में हूँ जिस चीज़ से, कि जिस मुल्क में मेरे दादा, परदादा, वालिद और उनके दीगर साथियों को कत्ल किया गया, उस मुल्क में अब मेरे साथ भी ये किया जा रहा है कि मुझे बाकायदा तौर पे डराया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से कि मैं शहर छोड़ दूँ, कि जो मौजूदा CCPO साहब हैं वो पैगाम भिजवा रहे हैं, बाकायदा तौर पे ह्यूमिलेट कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे घर में इस तरह रेड की गई जैसे किसी चोर डाकू घर में रेड करते हैं, मेरे घरों के दरवाजे तोड़े गए, जो कि ज़्यादती है, जिसको मैं कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। लेकिन चैलेंज करने के बाद भी मुझे डराया जा रहा है कि आप पुलिस से पंगा ना लो, आपको तंग किया जाएगा। जिस पे मैंने कहा कि मैं पुलिस से नहीं, एक सर्टन बंदे से मेरा इशू है, उनको मेरे से जो इशू है मेरे साथ बैठ के क्लियर किया जाए। मैं तो मेरी तो बल्कि एक दरख्वास्त आपके चैनल की वसासत से कि कोई ऐसी
एक जुडिशल अलाइंस बना दें जिसमें एक जज साहब को रख लें, कोई पुलिस और सीनियर ऑफिसर्स को रख लें, मेरी तफ्तीश करें और मुझे इंसाफ फराहम करें कि मेरे से ऐसा क्या मामला है कि जो मुझे इतना तंग किया जा रहा है, मेरे से रंज लिया जा रहा है। क्या वेपन कैरी करना या एक सिक्योरिटी गार्ड्स को रखना हर बंदे का हक नहीं है? क्या आपके पास जो जितने वेपन है लाइसेंस? सर टोटली लाइसेंस और मेरे वालिद साहब के रिटेनर है। मेरा अपना बनाया हुआ सिर्फ एक मेरे पिस्टल का लाइसेंस जो मैंने अपना बाद में अपने दौर में बनवाया था, लेकिन बाकी सब वेपन्स जो मेरे वालिद से मुझे रिटेन हुए हैं उनसे मिलेगा मुझे। वो इन्हीं की गवर्नमेंट में फीसेस जमा करवाता हूँ उनकी। और मैं 2 दफ़ा जेल जा चुका हूँ। क्या मैं इतने वेपन्स के साथ 30-35 वेपन्स के लाइसेंस के बगैर मैं एक लाइसेंस नाजायज़ रखूँगा? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी? मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिए थे कब्ज़ों का, झूठों का। और दूसरी बात ये कि पकड़ने के बाद, मेरे घर पे रेड करने के बाद कहते हैं कि जी कि बलाज इश्तिहारियों के साथ था, ये था वो था। मुझे क्या ज़रूरत है इश्तिहारियों की? मैं तो अपने आप को बचा रहा हूँ, मैं तो अपनी फैमिली को बचा रहा हूँ। क्या चाहते हैं? मैं सिंपल सा यही एक चीज़ चाहता हूँ कि एक ऐसी एक जुडिशल अलाइंस बना दें किसी का, कुछ सीनियर ऑफिसर्स का, जिसमें कोई जज साहब भी हों और बैठ आपकी के आज़ादाना बिल्कुल आज़ादाना तहकीकात की जाए हर तरह से। मेरे कारोबार से लेके मेरी प्रॉपर्टीज से लेके हर चीज़ की तहकीकात करें और मुझे और मेरी फैमिली को और मेरे आने वाले बच्चों को यार सुकून दे दें। यार हम थक गए हैं। दुश्मनी मेरी बनाई हुई नहीं है, मुझे एक विरासत में मिली है। मैं किसी के साथ अगर ज्यादती करता हूँ, को बताया मुझे आके, इन्हीं को बताया कोई आके। झूठे बंदों को खड़ा मत करें।